हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम राजेश रंजन और एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश को लेकर के। चाहे आप सीटेट का एग्ज़ाम दें, एस्टेट का एग्ज़ाम दें या फिर बीएड का एग्ज़ाम दें या डीएलएड का एग्ज़ाम दें, इसमें ये इम्पॉर्टेंट है कि ये कुछ पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश के टॉपिक्स हैं जो मैं अभी डील करने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास में जो है, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग स्किल। या फिर इसी क्वेश्चन को आपसे ऐसे पूछ सकता है कि डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ डिक्टेशन इन लिसनिंग स्किल, या फिर हाउ डज लिसनिंग हेल्प इन लर्निंग। इसका मतलब ये हुआ कि लिसनिंग स्किल के बारे में आप पहले ये बताइए कि व्हाट इज़ लिसनिंग स्किल, और इसके बाद इसका इम्पोर्टेंस क्या है, लिसनिंग स्किल का इम्पोर्टेंस क्या है, या फिर लिसनिंग कैसे हेल्प करता है लर्निंग में, सीखने में। या फिर डिक्टेशन आप लोग जानते होंगे कि व्हाट इज़ डिक्टेशन। डिक्टेशन ये होता है कि जब कोई बोल करके किसी को कुछ लिखवाता है तो दैट इज डिक्टेशन। तो डिक्टेशन के माध्यम से कैसे लिसनिंग स्किल डेवलप किया जाए, या फिर कैसे लर्निंग को डेवलप किया जाए, कैसे बच्चे सीखेंगे लिसनिंग स्किल को डेवलप करके, या फिर डिक्टेशन के माध्यम से, या फिर लिसनिंग के माध्यम से। बेसिकली जो है 4 स्किल होते हैं। आइए देखते हैं हम। बेसिकली 4 स्किल्स होते हैं, यानी कि 4 बेसिक स्किल्स होते हैं। पहला लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, और फिर रीडिंग और राइटिंग। तो लिसनिंग स्किल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक हम सुनेंगे नहीं तब तक हम बोल नहीं सकते। याद कीजिए कि जब आपको बचपन में ABCD बताया जा रहा था तो उस समय क्या होता है कि जब तक आपको बताया नहीं गया कि ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो हम इसको A पढ़ते हैं, या फिर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो इसको B पढ़ते हैं, तब तक हम इसे पढ़ नहीं सकते कि व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दिस। तो पहले हमने सुना कि व्हाट इज दिस, ये क्या है, फिर सुना कि ये क्या है, तब जाकर के हम क्या किए, बोल पाए। तो लिसनिंग स्किल क्या है कि लिसनिंग स्किल जो है सुनने का सेंस होता है कि जहां पर हम सुनते हैं उसे गौर से सुनते हैं, और सुन करके हम उसे सीखते हैं, और फिर उससे क्या सीखते हैं, तो बोलना सीखते हैं। ठीक उसी तरीके से सुन करके हम पढ़ना भी सीखते हैं। अगर हमें पता है कि मान लेते हैं कि ये कुछ वर्ड, ये वर्ड लिखा हुआ है गुड, अगर हम ये सुनते हैं गुड तो हम इसे बोल भी सकते हैं, और फिर इसे पढ़ेंगे GOOD गुड। तो ये लिसनिंग से रिलेटेड है, रीडिंग भी लिसनिंग से रिलेटेड है, स्पीकिंग भी। और जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक हम लिख नहीं सकते हैं। यानी कि ये लिसनिंग स्किल जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है किसका, लर्निंग का। सीखने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल जो है वो लिसनिंग है। जब तक हम सुनेंगे नहीं तब तक बोल नहीं सकते, हम पढ़ नहीं सकते, और जब तक पढ़ नहीं सकते तब तक हम लिख नहीं सकते, और पढ़ेंगे तभी जाकर के लिखेंगे। ऐसा हो सकता है कि बिना सुने लोग पढ़ ले और लिख ले, जो कि ब्रेल लिपि डेवलप हो गई है, लेकिन लिसनिंग स्किल सबसे इंपॉर्टेंट है। अब लिसनिंग का फायदा क्या है, लिसनिंग स्किल में क्या होता है कि हमें बोलने की क्षमता आ जाती है। वी कैन स्पीक आफ्टर लिसनिंग। जब हम सुनते हैं तब हम बोलते हैं, और इससे क्या होता है कि हम अच्छे से सुनेंगे। अगर मान लीजिए कि हम अच्छे से गौर से सुनते हैं तो वो प्रोनाउंसिएशन सुनेंगे, बोलने की शैली सुनेंगे कि कैसे बोला जाता है, और फिर हम उसे बोलेंगे भी कि कुछ वर्ड का प्रोनाउंसिएशन अगर सही हम सुनते हैं गौर से सुन करके, तो हम वो वर्ड प्रोनाउंसिएट अच्छे से करेंगे। ठीक उसी तरीके से हम किसी सेंटेंस को या फिर कोई पैसेज को हम लिसन करते हैं तो हम उस सेंटेंस को उस रिदम के साथ हम बोलते हैं। तो लिसनिंग स्किल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, लर्निंग के लिए, और ये लर्निंग में हेल्प करता है। सो फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं कि वो क्या है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिस्कस द प्रोनाउंसिएशन इज द सोल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। प्रोनाउंसिएशन जो है वो सोल है किसका, इंग्लिश लैंग्वेज का। वो कैसे, तो सबसे पहली बात कि जब तक हम अच्छा प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे, इट मीन्स अच्छे से प्रोनाउंसिएट नहीं करेंगे, तब तक हम इंग्लिश अच्छे से ना सीख सकते हैं ना बोल सकते हैं। अगर सामने वाला गलत प्रोनाउंसिएट करेगा तो हम सुनेंगे गलत और बोलेंगे भी गलत। लेकिन हमें क्या चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है इंग्लिश के लिए वो प्रोनाउंसिएशन है, और इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए जो है हमें जानकारी होनी चाहिए, किस किस चीज़ की, तो फोनेटिक्स की जानकारी होनी चाहिए। इट मीन्स जो टीचर जो पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स को, उनको फोनेटिक्स की जानकारी होनी चाहिए। इट मीन्स कि ये साउंड ऑफ स्पीच है, साउंड्स ऑफ स्पीच है, जिसे हम लोग स्पीच साउंड भी कहते हैं। तो साउंड्स ऑफ स्पीच की जानकारी होनी चाहिए कि कैसे प्रोनाउंसिएट किया जाए। इसके साथ साथ उसे जानकारी होनी चाहिए इंटोनेशन की। इंटोनेशन कहने का सेंस है कि इसे हम लोग कहते हैं साउंड पिच। क्या कहते हैं, साउंड पिच। साउंड पिच होगा, इट मीन्स कि लय,
जहां पर जरूरत हो स्ट्रेस करने का उसे स्ट्रेस करेंगे, जहां पर जरूरत हो अनस्ट्रेस करने का उसे अनस्ट्रेस करेंगे। यानी कि जहां पर जोर डाल करके कहना हो तो वहां पर हम जोर से बोलेंगे, प्रेशर डाल करके बोलेंगे। जहां पर जोर से नहीं कहना है, उसे लाइटली कहना है, तो उसे हम लाइटली बोलेंगे और वो साउंड पिच के माध्यम से काम करेगा और फोनेटिक्स की जानकारी होगी। फॉर एन एग्जाम्पल कि बहुत सारे लोग अभी भी जो है गलत पढ़ते हैं। ये वर्ड देखिए, दिस इज व्हाट, बहुत सारे लोग इसे पढ़ते हैं गार्जियन, गार्जियन, पता नहीं क्या क्या, बट द रियल प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज गार्डियन। द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज गार्डियन बिकॉज वी डोंट नो फोनेटिक्स, इट मीन्स साउंड्स ऑफ स्पीच। हमें साउंड्स नहीं पता, ये साइंटिफिक स्टडी ये होता है, ठीक है, साइंटिफिक साउंड होता है और ये हमें नहीं पता, जिसके वजह से हम इसे गलत पढ़ते हैं। और टीचर अगर गलत पढ़ेंगे तो वो स्टूडेंट्स को भी क्या होगा, गलत ही सिखाएंगे, स्टूडेंट्स भी गलत ही पढ़ेंगे। तो इसके लिए क्या है कि कुछ मेथड्स हैं। तो मेथड्स ऑफ टीचिंग प्रोनाउंसिएशन जो है वो हम आइए देखते हैं क्या है। तो मेथड्स ऑफ टीचिंग प्रोनाउंसिएशन, मेथड्स ऑफ टीचिंग करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, चाहे जो भी हो दोनों में से, तो वो मेथड्स क्या है, लिसनिंग एंड इमिटेशन। पहला है क्या, लिसनिंग, पहले सुनेंगे, और इमिटेशन, इमिटेशन कहने का सेंस है कि टू कॉपी, हम सुन करके उसको कॉपी करके हम वैसा बोलेंगे, तो ये टीचिंग प्रोनाउंसिएशन है। यानी कि हम बच्चों को बोलेंगे और फिर बच्चों को बोलेंगे तुम इसे दोहराओ, तो पहला वो सुनेगा और फिर उसे इमिटेशन करके यानी कि कॉपी करके बोलेगा। दूसरा मेथड जो हमारे पास में है वो फोनेटिक्स का है और इंटोनेशन का है। कहने का सेंस है कि फोनेटिकली प्रोनाउंसिएट करने का, कि इट मींस कि वर्ड का प्रोनाउंसिएशन क्या है, वोवेल्स, कॉन्सोनेंट्स, सारे का प्रोनाउंसिएशन अलग अलग। कहने का सेंस है कि फोनेटिक्स का जो सिंबल होते हैं, फोनेटिक सिंबल उसे पढ़ाया जाए या फिर फोनेटिकली प्रोनाउंसिएट किया जाए, जहां पर हम वोवेल्स और कॉन्सोनेंट के अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होता है, साउंड्स होते हैं, वो उसे जानकारी दी जाए। टीचर खुद जानकारी रखे और स्टूडेंट्स को भी जानकारी दे, चिल्ड्रन को भी जानकारी दे, और उसके साथ साथ इंटोनेशन का भी। इट मीन्स कि कहां पर स्ट्रेस होना है, कहां पर अनस्ट्रेस होना है, और इसके साथ साथ कैसा रिदम होना है, कैसे बोलना है लयबद्धता के साथ, तो वो इंटोनेशन होगा यानी कि साउंड पिच होगा। और फोनेटिक्स क्या होगा कि अलग अलग वोवेल्स के यानी कि वोवेल्स के और कॉन्सोनेंट के जो अलग अलग साउंड्स होते हैं, फिर उसका अटैचमेंट होने के बाद वर्ड का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा वो इसमें पता चलेगा। फिर हम बात करें एक्सप्लेनेशन ऑफ इंग्लिश साउंड्स की। इंग्लिश में जो भी साउंड्स होते हैं, इट मींस रिलेटेड टू फोनेटिक्स, उसकी जानकारी होनी चाहिए बच्चों को, ताकि वो अच्छे से प्रोनाउंसिएट कर सके। फिर है ऑरल ड्रिल एक्टिविटी। ऑरल ड्रिल एक्टिविटी क्या होता है कि आप देखिए, ऑरल ड्रिल एक्टिविटी को आपसे अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिस्क्राइब ऑरल ड्रिल एक्टिविटी। तो ऑरल ड्रिल एक्टिविटी क्या होता है कि ऑरल ड्रिल एक्टिविटी में हम पहले बोलते हैं फिर बच्चों से बोलवाते हैं, ये भी एक प्रकार का ऑरल ड्रिल एक्टिविटी है। इसके साथ साथ मान लीजिए कि हम स्टूडेंट्स को सामने ले आए, बच्चों को सामने ले आए और उनसे कुछ बोलवाए, चलो भाई तुम ये बोलो वो बोलो, जो भी व्हाटएवर देयर इज, तो ये ऑरल ड्रिल एक्टिविटी है। उसके साथ साथ कुछ बुक उसके सामने दे दिए या फिर बोर्ड पर कुछ लिख दिया और उसे पढ़ने के लिए बोल दिया गया, चाहे वो इंडिविजुअली बोला जाए या फिर ग्रुप में बोला जाए, तो वो क्या हो गया, ऑरल ड्रिल एक्टिविटी हो गया। फिर एनालिसिस ऑफ लॉन्ग एंड डिफिकल्ट वर्ड। लॉन्ग एंड डिफिकल्ट वर्ड्स जितने भी होते हैं उसका एनालिसिस करके बच्चों को बताया जाता है कि भाई इसका प्रोनाउंसिएशन ये होता है, इसे हम तोड़ करके, क्या करके, तोड़ करके। इट मींस तोड़ने के सेंस में क्या होगा कि सिलेबल का यूज करते हैं हम लोग। सिलेबल जो होता है, फॉर एन एग्जांपल हम ये देखते हैं कि आर्ट, ये एक सिलेबल वर्ड है जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में मोनोसिलेबिक, और इसी जगह पे अगर हम आर्टिस्ट कर दें तो पहला आर्ट और फिर टेस्ट, इट मीन्स कि ये डाइसिलेबिक हो गया, 2 सिलेबल का वर्ड है। तो ये सिलेबल बताना जरूरी है, जहां से वो ये समझे कि बच्चा की इसे प्रोनाउंसिएशन कैसे करे। हम लोग बच्चेपन में कहते थे ना कि तोड़ करके पढ़ते थे, हिजा लगाते थे, तो उसी तरीके से वहां पर सिलेबल तोड़ करके बच्चों को प्रोनाउंसिएट करवाया जाए, उसे एक्सप्लेन किया जाए कि भाई ऐसा सिलेबल होगा, यहाँ पर ये सिलेबल टूटेगा और फिर हम इसे ऐसे प्रोनाउंसिएट करेंगे। तो वो एनालिसिस होगा किसका, लॉन्ग और डिफिकल्ट वर्ड्स का। फिर इंडिविजुअल अटेंशन, ये भी आपको एक स्पेशल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज इंडिविजुअल अटेंशन। तो इंडिविजुअल अटेंशन ये होता है कि हर एक बच्चे को, जितने भी बच्चे क्लास में हैं, हर एक बच्चे को स्पेशल फोकस किया जाए, उस पर अलग से जा करके उनके पास में जो है जानकारी ली जाए कि उसको दिक्कत कहाँ हो रही है, उसको पढ़ने में दिक्कत हो रही है या फिर समझने में दिक्कत हो रही है। तो वो जो होता है वो अटेंशन क्या होगा, इंडिविजुअल अटेंशन होगा। तो ये इंडिविजुअल अटेंशन जो है, ये एक स्पेशल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज इंडिविजुअल अटेंशन एंड व्हाट इज ऑरल ड्रिल एक्टिविटी।
ऑरल ड्रिल एक्टिविटी में आपका डिक्टेशन भी आता है। मान लीजिए कि आप डिक्टेट कर रहे हैं बच्चों को, डिक्टेट करने का सेंस है कि कुछ लिखा रहे हैं, स्पेलिंग डिक्टेशन होता है, सेंटेंस डिक्टेशन होता है, पैसेज डिक्टेशन होता है। तो आप जो भी लिखाएं, वर्ड लिखाएं या फिर सेंटेंस लिखा है या फिर पैसेज लिखा है, तो ये ऑरल ड्रिल एक्टिविटी का ही पार्ट है। तो ऑरल ड्रिल एक्टिविटी आप समझ रहे हैं अच्छे से, तो ये आप एक्सप्लेन करेंगे। ऑरल ड्रिल एक्टिविटी है कि स्पेशल क्वेश्चन बनेगा और इंडिविजुअल अटेंशन भी स्पेशल क्वेश्चन बनेगा। तो इससे क्या होगा कि बच्चों के अंदर क्या होगी, जब आप बोलेंगे तो वो लिखेगा या फिर उसको रिपीट करेगा, तो वहां से इसका प्रोनाउंसिएशन क्लियर होगा। तो इसके लिए टीचर्स को भी जानकारी होनी चाहिए, किस चीज की, फोनेटिक्स की, इंटोनेशन की, सिलेबल की और इंग्लिश साउंड्स की। और इसके साथ साथ ही मस्ट हैव द नॉलेज टू एनालिसिस लॉन्ग एंड डिफिकल्ट वर्ड्स। तो ये कुछ जानकारियां होनी चाहिए टीचर्स के पास में। और उसके पास एक्स्ट्रा स्किल क्या होना चाहिए कि ही मस्ट गिव टाइम टू सेपरेट चाइल्ड, मतलब हर अलग अलग बच्चे को जो है वो अच्छे से डील कर सके, उसको स्पेशल टाइम दे सके, उसको समझ सके कि आखिर उसमें उसे समझने में दिक्कत क्या हो रही है, उसे प्रोनाउंसिएशन में क्या दिक्कत हो रही है, ताकि उसे वो क्लैरिफाई कर सके। आइए, तो ये आप समझ गए होंगे। चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा अगला टॉपिक है व्हाट आर द काउज ऑफ रिटार्डेशन इन मेकिंग करेक्ट इंग्लिश स्पीकिंग हैबिट। अब रिटार्डेशन इट मीन्स होता है कि ऑब्स्ट्रक्शन, इट मीन्स ऑब्स्ट्रक्शन। तो ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि रुकावट, अवरोध। आखिर करेक्ट इंग्लिश स्पीकिंग में दिक्कतें क्या है, उसके प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आ रही है या फिर क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके काउज, जो भी उसके कारण है, उसके बारे में जानकारी लेना है कि उसके बारे में यहां पर हमें बताना है कि व्हाट इज द ऑब्स्ट्रक्शन टू स्पीक करेक्ट इंग्लिश। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या कारणें हैं इसके। तो आइए जानते हैं काउज ऑफ रिटार्डेशन। तो काउज क्या हो गया, सबसे पहला हमारे पास में है लेस अटेंशन। लेस अटेंशन कहने का सेंस है कि बच्चों के ऊपर जो है ध्यान कम दिया गया, या फिर बच्चों ने भी कम ध्यान दिया सीखने को लेकर के, प्रोनाउंसिएशन को लेकर के या फिर लैंग्वेज सीखने को लेकर के। तो वहां पर कमी आएगी ही आएगी। अगर टीचर्स अटेंशन नहीं देते हैं, यानी कि बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं, अगर टीचर्स बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं और इसके साथ साथ क्या स्टूडेंट भी ध्यान नहीं देते हैं, तो दिक्कतें आएगी। नेक्स्ट है कि टीचर्स ऑन डिफेक्टिव प्रोनाउंसिएशन। ऑन डिफेक्टिव प्रोनाउंसिएशन कहने का सेंस है कि टीचर को खुद प्रोनाउंसिएशन की जानकारी नहीं है कि कौन से वर्ड का क्या प्रोनाउंसिएशन होना है। तो यहाँ पर बच्चे भी वैसा ही करेंगे जैसा टीचर प्रोनाउंसिएट करेंगे। अगर टीचर के प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक होगा तो बच्चों के प्रोनाउंसिएशन में भी मिस्टेक होना ही होना है। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर हो जाता है कि टीचर्स ऑन डिफेक्टिव प्रोनाउंसिएशन। इसके साथ साथ क्या, नो नॉलेज ऑफ स्पीच साउंड। बच्चों के साथ साथ टीचर को भी नॉलेज ऑफ स्पीच साउंड की जानकारी नहीं है। इसके बाद क्या कि नो नॉलेज ऑफ इंटोनेशन। अगर इंटोनेशन की जानकारी नहीं होगी तो हमें इंग्लिश बोलने में दिक्कत होगी। हम जैसे तैसे बोल रहे होंगे, कहाँ पर उतार चढ़ाव होगा, कहाँ पर प्रेशर डालना है, कहाँ पर प्रेशर कम करना है साउंड्स में। तो अगर उसकी जानकारी हमें नहीं होगी तो हमारा रिदम सही नहीं होगा, तो हम क्या होगा, यहाँ पर दिक्कतें आएगी इंग्लिश बोलने में, स्पोकन में। ठीक है। और इसके साथ साथ जो एक फैक्टर ये भी करता है कि रीजनल इफेक्ट। रीजनल इफेक्ट कहने का सेंस है कि क्षेत्रीय, जो भी जिस क्षेत्र के होते हैं तो वहां का उसका टंग के ऊपर कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है, जिसके वजह से दिक्कतें आती है। उस क्षेत्रीय प्रभाव होता है, इस वजह से उसका प्रोनाउंसिएशन वैसा ही हो जाता है। जैसे कि देखिए, बंगाल की बात कर लें, गुजरात की बात कर लें, तो ऐसे ये यहाँ पर ऐसे ऐसे जगह हैं, या फिर साउथ इंडिया की बात कर लें तो उनके प्रोनाउंसिएशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, यानी कि रीजनल इफेक्ट होता है। प्रॉब्लम ये है कि वहां पर रीजनल इफेक्ट होता है। साउथ इंडियन वाले जो है रॉ ज्यादा बोलते हैं और बंगाल वाले जो है ओ का उच्चारण ज्यादा करते हैं, तो ये रीजनल इफेक्ट्स है। इसके साथ साथ मदर टंग इशू, मदर टंग इफेक्ट भी होता है। मदर टंग में जैसा प्रोनाउंसिएशन होगा वैसा प्रोनाउंसिएशन, यानी कि रीजनल लैंग्वेज का इफेक्ट, रीजनल इफेक्ट और मदर टंग इफेक्ट लगभग सेम है। और फिजिकल डिजेबिलिटी लास्ट में। फिजिकल डिजेबिलिटी कहने का सेंस है कि अगर कहीं पर फिजिकल डिजेबिलिटी इट मीन्स की मुख संबंधित होगी तो वहां पर बोलने में दिक्कत होगी, जैसे कि हकलाना या फिर और भी कोई समस्या हो सकती है। तो वहां पर क्या होगा कि ये काउज हो जाएगा किसका, रिटार्डेशन का, यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन इन स्पीकिंग इंग्लिश, ऑब्स्ट्रक्शन इन स्पीकिंग इंग्लिश हैबिट में। तो ये कुछ कारण थे जिससे दिक्कतें आती थी, यानी कि ये कारण है जिस वजह से दिक्कत आती है इंग्लिश बोलने के हैबिट में। सो दोस्तों, आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा अगला टॉपिक है कि डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ टीचिंग राइटिंग, यानी कि बच्चों को जो
लिखने की शैली सिखाई जाती है तो उसके क्या क्या प्रक्रिया हैं, उसके क्या क्या मेथड्स हैं, उसके बारे में कुछ बताना है। तो सबसे पहला जो मेथड है वो मेथड है किंडरगार्टन मेथड। किंडरगार्टन मेथड में क्या होता है कि इस मेथड में लकड़ी के या प्लास्टिक के कुछ शेप्स बने होते हैं और उस शेप से बच्चों को बोला जाता है कि तुम इस शेप से लेटर्स बनाओ। जैसे कि मान लीजिए कि ये हम लोग खेलने के लिए अभी जो है गेम आते हैं, प्लास्टिक के ले आते हैं पजल टाइप के, और उसमें बच्चे क्या करते हैं कि अलग अलग शेप को जोड़ करके घर बनाते हैं या फिर कुछ भी बनाते हैं। उसी तरीके से एक बॉक्स में लेटर्स आते हैं, चाहे वो वुडन हो या प्लास्टिक हो, लेटर्स के शेप आते हैं और उस शेप को जोड़ जोड़ के जो है बच्चे क्या करते हैं, लेटर्स बनाते हैं। तो ये मेथड क्या हो गया, किंडरगार्टन मेथड हो गया। दूसरा है ट्रेसिंग मेथड। ट्रेसिंग मेथड में क्या होगा कि हम इसमें देखे होंगे कि हम लोग कभी राइटिंग बुक देखते होंगे, तो राइटिंग बुक में क्या होता है कि ऐसे डॉट 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 करके लिखा होता है। तो ट्रेसिंग मेथड में ऐसा होता है और इस पे पेंसिल घुमाना होता है। इट मीन्स कि डॉट्स दिया होता है और डॉट्स पर जो है हमें पेंसिल घुमानी होती है। वहां से भी बच्चे क्या करते हैं, वो सीखते हैं। तो ये ट्रेसिंग मेथड हो गया। फिर है फ्री इमिटेशन मेथड। फ्री इमिटेशन मेथड क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए कि मैंने बोर्ड पर ये लिख दिया, बच्चे खुद इसे अपने कॉपी पर लिखेंगे, तो ये फ्री इमिटेशन मेथड होगा। या फिर बच्चों के कॉपी के ऊपर हम लोग जो है हैंड राइटिंग दे देते हैं, जैसे राम इज अ गुड बॉय, और हम लोग जो है राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय ऊपर से लेकर के नीचे तक लिख करके आते थे। तो ये क्या हो गया, फ्री इमिटेशन मेथड, यानी कि पूरी तरह से कॉपी करना। और है फ्रेंच मेथड। ये फ्रेंच मेथड जो है ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि एफजी फ्रेंच एक नाम ही था, ठीक है, एक स्कॉलर थे ये, और इनके माध्यम से हुआ था ये फ्रेंच मेथड। इसमें क्या होता था कि आधा ऐसे करके लिखा हुआ है और ये डॉट 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 दे दिया गया, तो ये जो है गेस करने के सेंस में होता था या फिर उसको पूरा करने के सेंस में होता था, इसीलिए फ्रेंच मेथड होता था। या फिर मान लीजिए कि ऐसे बी लिखा हुआ है तो बी का ये ऐसे पूरा है और ये वाला ऐसे हो गया, तो ये जो आधा अधूरा मतलब कि थोड़ा थोड़ा कम रह जाता था, ये फ्रेंच मेथड है। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, मेथड ऑफ टीचिंग राइटिंग है। तो ये 4 बेसिक मेथड्स ऑफ टीचिंग राइटिंग है जिससे हम बच्चों को सिखा सकते हैं कि वो लिखना कैसे सीखे, वो बच्चों को हम लिखना सिखा सकते हैं ये 4 मेथड के द्वारा। सो फ्रेंड्स, ये 4 मेथड्स थे जो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही मैं अगले वीडियो में मिलूंगा नए नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।